बहुत बहुत शुक्रिया श्री श्याम सिंह जी। साथियों, मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसके जिंदाबाद की जरूरत। मैं एक बहुत सीधा सा, एक साधारण सा व्यक्ति हूं। हाँ, इतनी बात जरूर है कि अगर कहीं भी देश में किसी के खिलाफ कुछ गलत हो रहा, सरकार कुछ गलत नीतियां बना रही है, उनको जबरदस्ती लोगों पर थोपने का काम कर रही है, मैं उन गलत नीतियों का विरोध करता हूं और खुलकर विरोध करता हूं। ये मेरी जिम्मेदारी है। महाकारुणिक भगवान बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महान किसान नेता क्रांतिकारी चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर आज उपस्थित हुए और मेरा सम्मान करने वाले मेरे सभी साथियों, आप सभी को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, इस समय जो देश में परिस्थिति चल रही है, आप जरा ध्यान से शांतिपूर्वक बैठकर थोड़ा ध्यान करो आप, तो आप पाएंगे कि बहुत गंभीर परिस्थिति चल रही है। आप लोग यहाँ मार्केट में रहते हो, मार्केट का क्या हाल है, बाजार का क्या हाल है, आप में से किसी से छुपा नहीं है। आप में से कई साथी बाजार से सामान भी खरीदते होंगे, दुकानें भी होंगी, व्यापार भी करते हैं, काम भी करते होंगे, लेकिन क्या हालात है आप सब समझ रहे हैं। देश में इस समय जितनी भयानक बेरोजगारी की स्थिति है, अब से पहले कभी नहीं थी। और देश में जितना झूठ सरकार के स्तर पर आज बोला जा रहा है, अब से पहले कभी किसी सरकार ने नहीं बोला। बोला है झूठ, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में इतना झूठ कभी किसी ने नहीं बोला जितना ये सरकार लगातार बोल रही है। लोग भूख से मर रहे हैं, बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। आप हर दिन देखते हैं किसी न किसी का कत्ल हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, सरकार चुप है। और किसान वाकई में जिसकी हालत पहले ही बुरी थी, उसकी हालत सुधारनी थी। अब किसान कानून लाके सरकार ने यह हाल कर दिया है कि जो किसानों की आत्महत्या पहले जितनी थी, अब उससे लगभग दुगनी आत्महत्या किसान कर रहा है। मतलब कैसे आप कानून लेके आए हैं कि किसान की स्थिति सुधरने की बजाय उसमें अविश्वास और बढ़ता चला जा रहा है और किसान की हालत और भी बुरी होती चली जा रही है, आत्महत्या उनकी बढ़ती चली जा रही हैं। कैसे कानून है ये? मैं समझता हूं हम सबको सोचना चाहिए। और हालात कितने भयानक हैं, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं हालात जितने भयानक हैं। अभी एक बहुत छोटी सी घटना इलाहाबाद की है, वो मीडिया में चल भी रही है, सोशल मीडिया पे आप लोग देख भी रहे होंगे। आप देखिए, जिस रामराज की बात ये सरकार करती है, और वो भी इलाहाबाद में, जिसका नाम बदल के योगी सरकार ने प्रयागराज कर दिया है। ऐसे प्रयागराज में एक ऐसा जघन्य कांड हुआ है जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल बनाया गया है, और आप जानते हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल बनाए जाते हैं उनके लिए सरकार कौड़ियों के दाम पर जमीन देती है, कौड़ियों के दाम पर। जैसे एक अंदाजा आपको बताओ, दिल्ली में जसोला में जो अपोलो हॉस्पिटल, नाम सुना होगा आपने, अपोलो हॉस्पिटल की जो जमीन सरकार ने उनको दी है, 1 रुपए गज के हिसाब से जमीन दी गई है। उस जमीन की कीमत वहां पर तकरीबन 7 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए गज है, जो जमीन 1 रुपए गज के हिसाब से अस्पताल को दी गई है। 20% लोगों का इलाज फ्री में होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने इसीलिए वो जमीन दी है।
लेकिन वहां आपको फ्री में इलाज मिलेगा नहीं, वहां आपको लाश भी नहीं मिलेगी जब तक आप उनके पैसे जमा नहीं कर दोगे। ठीक इसी तरह से इलाहाबाद में ये 3-4 दिन पहले ही हुआ है। 3 साल की बच्ची गरीब परिवार से, उसके पेट में दर्द हुआ, किसी ने बताया कि वहां जाके अस्पताल में आप जयबिन साहब भर्ती कर दो। उन्होंने भर्ती कर लिया और कहा कि 5 लाख रुपए जमा कराओ। 5 लाख रुपए उन्होंने, गरीब मां बाप ने बेचारों ने जमीन वगैरह बेच के बड़ी मुश्किल से 2 लाख रुपए का इंतजाम किया। 2 लाख रुपए वहां जाके जमा कराए। उस समय तक बच्ची को उसमें ऑपरेशन थिएटर में ले गए और उसका बच्ची का ऑपरेशन करने के लिए पेट उन्होंने चीर रखा था डॉक्टरों ने। और जब ये पता लगी कि केवल 2 लाख रुपए जमा कराए हैं, तो उस पेट चिरे हुए बच्ची को ऑपरेशन थिएटर से निकाल दिया, हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया, जिसके कुछ समय बाद उस बच्ची की मौत हो गई। अब आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह के कसाई हैं, किस तरह के गिद्ध हैं, किस तरह के लोगों का मांस नोचने वाले लोग हैं। ये अस्पताल है और वो भी रामराज वाले योगी के राज में, वो भी भाजपा के सरकार के राज में, अब वो इलाहाबाद में हुआ है। केवल एक ही उदाहरण है ये, ऐसे कितने उदाहरण हैं जो रोज होते हैं। इस तरह से जिस समय में हम जी रहे हैं वहां कहां कुछ और जा रहा है, हकीकत कुछ और है। नतीजा यह है कि आदमी की जिंदगी दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती चली जा रही है। कोई सुविधा सरकार के नाम पर मिल नहीं रही, हर चीज को प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है, हर चीज। एक बार को जरा सोचिए कि जब सारी चीजें प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी तो आम आदमी के बच्चों को नौकरी कहां से मिलेगी? क्योंकि प्राइवेट आदमी कैसे काम करता है इसका अंदाजा ऐसे लगाओ। अडानी का जो सीएलओ जानते हो, साइलो, जिसमें अनाज भरा जाता है, गोदाम, आपने कभी देखा हो ऐसा साइलो हापुड़ में है, हापुड़ में घुसते हैं तो बाएं हाथ में एफसीआई का गोदाम था, इस तरह के साइलो बोले जाते हैं। जो अडानी का जिसमें 2 लाख टन अनाज आता है, उसमें काम करने के लिए कितने लोग होने चाहिए? 100-200 लोग तो होने चाहिए, मात्र 10 लोग काम करते हैं उसमें, मात्र 10 लोग। इसका मतलब 200-250 लोगों को जो नौकरी मिलती थी वो सब खत्म होके मात्र 10 लोग ऑटोमेटिक सिस्टम से काम कर रहे हैं। तो नौकरियां गई और नौकरियां जाएंगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, आदमी का दिमाग कहीं और लगेगा, छीना झपटी होगी, गुंडागर्दी होगी, मारकाट होगी, लूट होगी, डकैती होगी। यह है इसका नतीजा। और सरकार को इसे ठीक करना चाहिए, बट उसे ठीक ना करके सरकार कुछ और ही कर रही है। ये जो मैंने हॉस्पिटल का उदाहरण दिया आपको, आप देखें कि 2 लाख रुपए उसने जमा कराए, फिर भी उस बच्ची को मार दिया। और मंदिर के नाम पर 44 दिन में 2100 करोड़ रुपए जमा कर दिए गए। मंदिर के नाम पे मंदिर बनाना, और 400 करोड़ में मंदिर बनना, बस 400 करोड़ रुपए लगेंगे मंदिर बनने के लिए। और पहले जो 14,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए थे विश्व हिंदू परिषद ने, वो मंदिर के कहां गए इसका कोई हिसाब नहीं है। अब 2100 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए, लेकिन एक बच्ची की जान बचाने के लिए 3 लाख रुपए तक नहीं दे सकते। या ऐसे हॉस्पिटल हैं जो 2 लाख रुपए लेके भी बच्ची को मार देते हैं। यह है सरकार का चरित्र जो आप समझ रहे हैं। रही जहां तक किसानों की बात है, तो किसानों की हालत इतनी बदतर है और इन कानूनों के बाद इतनी बदतर हो जाएगी, आपकी कल्पना से बाहर है। एक बात छोटा सा आपको उदाहरण बताता हूं। इस कानून के माध्यम से जो देश में 14 करोड़ 64 लाख, ये सरकारी आंकड़ा है, मेरा नहीं है, सरकारी आंकड़े के हिसाब से 14 करोड़ 64 लाख किसान हैं, जिनमें 85%, मोदी जी कहते हैं ना 85% छोटे और सीमांत किसान हैं। मतलब 12.5 करोड़ छोटे और सीमांत किसान हैं। ये तो तबाह हो ही जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? एक छोटी सी चीज से समझो। जब व्यापारी के साथ में किसान का जमीन पर फसल के लिए एग्रीमेंट हो जाएगा और उस एग्रीमेंट में जो फसल की कीमत है वो भी तय हो जाएगी, तो जो सरकार कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। किसको एमएसपी मिलेगी? जब फसल बोने से पहले ही
कीमत तय हो गई व्यापारी के और किसान के बीच में, तो तुम्हारी एमएसपी का क्या मतलब रहा? एमएसपी किसी को नहीं मिलने वाली। जब आज ही नहीं मिल रही और कल आप कानून भी बना दो, मैं तो इससे यहां तक कहता हूं कि अगर कानून भी बना दोगे तो भी एमएसपी किसी को मिलेगी नहीं। तो मोदी जी जो कह रहे हैं सरासर खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। तो ये किसान तो तबाह होगा ही होगा, साथ में जो 82 करोड़ गरीब आदमी हैं जिन्हें इस देश में 5 लाख राशन की दुकानों के माध्यम से राशन मिलता है, वो भी तबाह हो जाएंगे। कैसे? जब सारी जमीन का एग्रीमेंट व्यापारियों के साथ में हो जाएगा तो देश में उगने वाला, उत्पन्न होने वाला सारा अनाज व्यापारियों के गोदाम में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? आप बताइए, बात सोच समझ के। मेरी बात तो वैसे हाँ मत करिए। जब सारी जमीन पर व्यापारियों के साथ में एग्रीमेंट हो गया तो फिर सारा अनाज गोदाम में जाएगा ना व्यापारियों के। तो किसान जो फिर सरकार के पास इन 5 लाख राशन की दुकानों पर जो अनाज दिया जाता है गरीबों के लिए, वो अनाज कहां से लाएगी सरकार? कहां से लाएगी? इसका मतलब वो अनाज नहीं होगा। और ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि सरकार के सलाहकारों ने कहा है कि राशन की दुकानें बंद करो, किसान को सब्सिडी देना बंद करो। तो सरकार अगर सीधे सीधे करती राशन की दुकान बंद तो बहुत जबरदस्त हल्ला मचता, एमएसपी खत्म करती तो हल्ला मचता। सरकार ने इसके बहाने से एमएसपी भी खत्म कर दी और राशन की दुकानें भी बंद कर दी। और सरकार का कहना कि थोड़े बहुत पैसे देते रहो। थोड़े बहुत पैसे में और राशन मिलने में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए एक ही कानून से सरकार ने किसानों का सफाया कर दिया, क्योंकि किसान का जब एग्रीमेंट व्यापारी से हो जाएगा तो कोई भी बैंक, कोई भी व्यक्ति किसान को लोन नहीं देगा, कर्जा नहीं देगा। आप सोचो, आप अगर आपकी जमीन का किसी के साथ में एग्रीमेंट हो रखा है और आप किसी तीसरे व्यक्ति से को यार इस पर कर्जा दे दे, नहीं देगा, कह गए तेरा एग्रीमेंट तो उससे हो रहा, मेरा क्या पता है, मुझे कैसे अपने पैसे की गारंटी क्या है? तो ना बैंक देगा, ना सरकारी बैंक देगा और ना ही कोई और व्यक्ति देगा। मजबूर होके किसान को उसी व्यापारी से कर्जा लेना पड़ेगा। और किसान की बड़ी मजबूरी है क्योंकि उसका तो सब कुछ जमीन पर ही है। जमीन में पैदावार जो वो बिकेगी तो ही अपने सारे कर्जे वगैरह और अपने सारे काम करता, बच्चों की पढ़ाई हो, बच्चों की शादी विवाह हो या और कोई काम हो। तो जब उसे जरूरत पड़ेगी तो कर्जा वही व्यापारी देगा। और ये धीरे 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 कर्जा उस तरह से बढ़ेगा कि किसान न केवल वो खुद बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियां उसी कर्जे में दब जाएंगी। और आप ध्यान करो, जो 1947 से पहले का जो माहौल है, या यूं कहो अगर किसी ने देखी हो मदर इंडिया पिक्चर, कैसे व्यक्ति कर्जा लेता है, और गुलामी पिक्चर देखी हो धर्मेंद्र जी की, कर्जा एक बार लेता है तो पीढ़ियां गुलामी करते करते मर जाती है, कर्जा नहीं उतरता। यही स्थिति किसान की होगी। तो एक ही कानून से किसान खत्म, 14 करोड़ 64 लाख, एक ही कानून से 82 करोड़ गरीब खत्म। और फिर किसान को ही सारी चीज वो व्यापारी देगा, तो छोटे मोटे व्यापारी जो बीज बेचते हैं, खाद बेचते हैं, जो आपके कीटनाशक बेचते हैं, मशीनें बेचते हैं, वो खत्म। यानी एक ही कानून से पूरे देश को तबाह करने का इंतजाम इस सरकार ने कर लिया है, जिसे कहती है कि किसानों की अच्छाई के लिए, किसानों की अच्छाई के लिए नहीं, केवल और केवल इस देश के चंद पूंजीपतियों और व्यापारियों के लिए सरकार कानून लेकर आई है। तीनों कानून उसी के लिए हैं। यह है सरकार का ढंग। तो क्या आप अपनी आंखों से अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद होते हुए देखना चाहते हो? क्या आप अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते हुए देखना चाहते हो? अगर चाहते हो तो घरों में बैठे रहो, चुप रहो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और अगर नहीं चाहते तो तुम्हारे पास लड़ने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। और ये लड़ाई आपस में जातियों में बट के नहीं लड़ी जाएगी। जाति वाती सब हटाओ, साइड में करो। हम इंसान हैं, इंसान की तरह ही जीना सीखो, रहना सीखो और मिलकर लड़ना सीखो। और इसका केवल एक ही उद्देश्य लेके चलो कि इस बार अब जब खड़े हुए हैं तो बीजेपी को जड़ से उखाड़ के ही दम लेंगे, उससे पहले रुकेंगे नहीं। क्योंकि इस देश को अगर बचाना है तो बीजेपी को उखाड़ कर फेंकना होगा, तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
तुम मानो या ना मानो, आज नहीं मानोगे कल मानोगे, कल नहीं मानोगे परसों मानोगे, मानोगे एक दिन जरूर कि इस देश की सबसे बड़ी बीमारी और बीमारियों की जड़ अगर कोई है तो वो है बीजेपी। जब तक इसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर दोगे तब तक देश अच्छे रास्ते पर, खुशहाली के रास्ते पर नहीं जा सकता। बस इतना ही आपसे कहूंगा, सारी चीजें साइड में रखो। हम सब इंसान हैं, हम सब किसान हैं, हम सब भारतीय हैं। भारतीय बन के जिए, ये नहीं कि कोई जाटव है, कोई चमार है, कोई गुजर है, कोई जाट है, कोई यादव है, कोई अहीर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। नहीं, हम कुछ नहीं है। ये बटे रहोगे, यही वो चाहते हैं जितने भी नेता हैं। अगर इस सबको खत्म करोगे तो इकट्ठे हो जाओगे और इकट्ठे होकर ही जीत पाओगे। इससे ज्यादा और मुझे कुछ कहना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी कृष्णपाल जिंदाबाद, चौधरी कृष्णपाल जिंदाबाद, चौधरी रामपाल जिंदाबाद, प्रेम प्रताप जिंदाबाद। माननीय भानु प्रताप सिंह जी के स्वागत समारोह में जो भी हमारे बुलाव पर आए हैं, सब हमारे परिवार के लोग हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और आपने भानु प्रताप जी को सुन भी लिया है। बहुत से लोग कहते रहते थे कि जी भानु प्रताप जी से मिलवाओ। जिस साथी को मिलना हो मिल भी सकते हैं, जिसको फोटो खिंचवाना हो फोटो भी खिंचवा सकते हैं। उसके बाद भानु प्रताप जी धौलपुर जाएंगे किसान आंदोलन में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डालना है पूरा।